हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एनडीटी क्या होता है, इसका इंडस्ट्रीज़ में कितना यूज़ है, गल्फ़ कंट्रीज़ में ख़ास करके इसका कितना ज़्यादा स्कोप है और इसका स्कोप तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आज बात करते हैं जॉब से रिलेटेड, हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि एनडीटी आपने कॉलेज में पढ़ाई किया होगा, अगर बीटेक या बीई या डिप्लोमा आपने किया होगा तो एनडीटी का एक सब्जेक्ट होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं ये आप डिटेल में देख लीजिएगा, लेकिन मैं इसको ज़्यादातर जॉब से रिलेट करके बताऊंगा कि इसका गल्फ़ कंट्रीज़ में कितना ज़्यादा स्कोप है, इसमें सैलरी कितना मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एनडीटी होता क्या है। जैसा कि आपने कॉलेज में पढ़ाई किया होगा, एनडीटी होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो नाम से ही पता चलता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव यानी कि जो मटेरियल है उसके बारे में हम लोग पता करते हैं, मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये एक एनालाइज करने का टेक्निक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो डिस्ट्रक्टिव में ऐसा ही आपको पता चल रहा है, डिस्ट्रक्ट मतलब मटेरियल को ब्रेक कर देना यानी तोड़ देना। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब मटेरियल को बिना डिस्ट्रॉय किए, बिना तोड़े हम उस मटेरियल के बारे में पता करते हैं। तो उसमें जो टेक्निक अलग अलग यूज़ किया जाता है वो कौन कौन सा है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में चाहे इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इसमें जो नॉन डिस्ट्रक्टिव में जो चार टेक्निक जो यूज़ किया जाता है वो है यूटी, आरटी, पीटी और एमपीटी। तो दोस्तों, इसमें आपको कोर्स जो करने होते हैं ये चार कोर्सेज होते हैं जो जनरली करना पड़ता है आपको। ये है यूटी, आरटी, एमपीटी और पीटी। तो यूटी होता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, दूसरा होता है एमपीटी मतलब मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग और तीसरा होता है आरटी मतलब रेडियोग्राफिक टेस्टिंग और चौथा जो है वो है पीटी यानी पेनेट्रेंट टेस्टिंग। इसको एलपीटी भी बोलते हैं और डीपी भी बोलते हैं, डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग भी बोलते हैं। एलपीटी मतलब लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग भी बोलते हैं, पीटी मतलब पेनेट्रेंट टेस्टिंग भी ओनली बोलते हैं। तो अब ये चार कोर्सेज जो हैं आप कहाँ से करेंगे? ये कोर्सेज जो हैं मुंबई में भी होता है, बेंगलोर में भी होता है, दिल्ली में भी होता है और हैदराबाद में भी होता है। अलग अलग जगह पे ये कोर्स अवेलेबल हैं। अब ये लेवल 2 पहले किसे करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। लेवल 2 कौन लोग कर सकते हैं? जो लोग इंटर क्वालिफाइड हैं यानी 10+2 किए हुए हैं साइंस या मैथ से, तो वो लोग ये कोर्स कर सकते हैं और वो लोग ये कोर्स करके एनडीटी टेक्नीशियन में आप जा सकते हैं। तो एनडीटी टेक्नीशियन में जाने के लिए आपको एनडीटी लेवल 2 करना पड़ता है और इसमें सैलरी ठीक ठाक मिलती है। यानी आप स्टार्टिंग में भी जाते हैं तो 1500 दिरहम से लेकर के 2000 तक अर्न कर सकते हैं और बाद में एक्सपीरियंस आपको ठीक ठाक होता है तो आप अच्छे खासे यानी 2500 3000 तक एनडीटी वाले और उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। अब बात करते हैं कि लेवल 3 इसमें क्या होता है और ये बात करने के बाद आपको बताऊंगा कि इसमें सैलरी कितनी होती है और ये चारों मेथड के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कितना हार्ड होता है या कितना ईजी है। तो दोस्तों, एनडीटी लेवल 3 करने के बाद आपका जो सैलरी है स्टार्टिंग में, अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में आते हैं तो आपका इंडिया में थोड़ा बहुत कम एक्सपीरियंस जैसे 3-4 साल 5 साल रहेगा और आते हैं अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में तो यहाँ पे वही स्टार्टिंग में 3-3.5 हज़ार एनडीटी इंस्पेक्टर पे या एनडीटी सुपरवाइज़र या एनडीटी कोऑर्डिनेटर या टेक्निकल सुपरवाइज़र इस तरह का पोस्ट मिलता है। तो इसमें जब आप आते हैं तो स्टार्टिंग में वही 3-3.5 हज़ार दिरहम और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका 4000, 5000, 6000, 8000, 10,000, 12, 15, 20,000 दिरहम मतलब इतना तक सैलरी जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जब आप मैनेजर बनेंगे तो और ज़्यादा सैलरी आपका होता है। तो दोस्तों, अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि ये जो एनडीटी लेवल 2 है ये कौन लोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो अब इसमें क्या है, आप तो किसी भी फील्ड में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किए हुए हैं मतलब बैचलर डिग्री या आपने डिप्लोमा किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में किया हुआ है, बट जो लोग मैकेनिकल है उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि जो कंपनियां हैं वो जब वैकेंसी निकलता है तो उसमें लिख दिया होता है कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या बीटेक और बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस आपको एनडीटी लेवल 2 एनडीटी लेवल 3 होना चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पे जो लोग जैसे सिविल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आप उससे करके और ये वाला जो 4 मेथड है एनडीटी का कर लेते हैं
तो आपके लिए थोड़ा सा जॉब लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जहाँ पे ये क्राइटेरिया नहीं रहेगा मैकेनिकल इंजीनियर वाला, वहाँ पे तो आप जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे क्राइटेरिया लिख दिया रहेगा वहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग ये बात करते हैं कि जो एनडीटी लेवल 2 और एनडीटी लेवल 3 अब आपने कर लिया, इसमें 2 स्टैंडर्ड होते हैं, एक तो अमेरिकन वाला, एक होता है ब्रिटिश वाला। तो मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन स्टैंडर्ड वाला ASNT के बारे में। ASNT एनडीटी लेवल 2 एनडीटी लेवल 3। ASNT मतलब अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो दोस्तों हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड के बारे में। ब्रिटिश वाले में ज़्यादा पैसा लगता है, तो स्टार्टिंग में अगर आप लेवल 2 कर लेते हैं और चले जाते हैं तो आपका जाके जॉब पकड़ लीजिए, जॉब करते करते बाद में लेवल 3 कर सकते हैं। तो इसमें ASNT जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है, इसको ASNT लेवल 2 और लेवल 3 बोलते हैं, और जो PCN होता है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाला है। तो ब्रिटिश के बारे में कभी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन के बारे में। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँ तो दोस्तों इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो लोग ज़्यादा जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो लोग इंटर करके मैट्रिक करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनसे मैं यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कम से कम ग्रेजुएशन कर लीजिए। मुझे भी पता है मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसके साथ में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। मुझे पता है कि साथ में एडमिशन ले करके आप अपना काम भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। इतना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ग्रेजुएशन करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, मुझे मालूम है, मैं भी बिहार से हूँ। तो इसीलिए आप अपना स्टडी मत छोड़िए। ग्रेजुएशन करने के बाद अलग अलग इतने सारे कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाने वाला हूं कि आप अगर सिंपल एक ग्रेजुएट हैं साइंस या मैथ से, तो आप लोग भी कोर्स करके गल्फ़ कंट्रीज़ में एक बार जब आपका एंट्री हो जाता है तो आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इसीलिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री रहेगा तभी आप ये काम कर सकते हैं। नहीं रहेगा तो फिर वही मैट्रिक या इंटर किए हुए हैं तो बाद में वेल्डिंग का, फिटर का, फैब्रिकेटर, यही सब काम में, टेक्नीशियन वगैरह में तक ही जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो 4 एनडीटी का जो आपने 4 सब्जेक्ट में आपको जो कोर्स करना है, इसका इंडस्ट्री में क्या मतलब स्कोप है गल्फ़ कंट्रीज़ में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका सिर्फ गल्फ़ में नहीं, इंडिया में भी जहां भी ऑयल एंड गैस का या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अगर आप जो काम करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी, तो वहाँ भी यूटी वगैरह होता है। बाकी ये जो चारों जो है ये ज़्यादातर जो है वो ऑयल एंड गैस में या मैन्युफैक्चरिंग जैसे वर्कशॉप हो गया, उसमें टैंक या पाइपिंग का जो काम चलता है, तो वहाँ पे ये चारों टेक्निक यूज़ किया जाता है। तो 1 बाय 1 करके आपको समझाता हूँ कि चारों टेक्निक में थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता होना चाहिए। और देखिए मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप ये कोर्स करेंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको बिना पढ़ाए भी सर्टिफिकेट दे देते हैं, मुझे पता है इसके बारे में। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो लोग बहुत अच्छा से स्टडी कराते हैं, सब कुछ बताते हैं, तो थोड़ा सा आपको थ्योरी इसका हार्ड लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ही आसान है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि थ्योरी के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं डिमोरलाइज हो जाते हैं कि ये बहुत ही हार्ड है। मतलब थ्योरी इतना ज़्यादा डीप में टीचर पढ़ा देते हैं कि आपको लगता है बाप रे इतना ज़्यादा हार्ड है, लेकिन जब प्रैक्टिकली ये बहुत ही आसान होता है। जब प्रैक्टिकली आप काम करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आपको मेन आपका एग्ज़ाम निकालने के बाद आपको जॉब करना होता है, तो जॉब पे प्रैक्टिकली आपको कुछ खास इसमें नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ में इसका कितना ज़्यादा स्कोप है। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में भी जैसे बहुत सारे जैसे कंपनियां हैं ऑयल एंड गैस की या मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें जैसे पाइपिंग का काम होता है, प्रेशर वेसल का काम होता है, टैंक्स का काम होता है। तो जो वेल्डिंग होता है, जो स्टील मटीरियल पे जो वेल्डिंग किया जाता है, तो वेल्डिंग का जो जॉइंट होता है उसका एनडीटी कराना एकदम कंपलसरी होता है। तो ये एनडीटी पास कौन करेगा, उसके लिए अलग अलग थर्ड पार्टी कंपनियां हैं जो लोग ये एनडीटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उन्हीं के पास ये लोग एनडीटी टेक्नीशियन होते हैं और एनडीटी सुपरवाइज़र, मैनेजर बोलिए, तो जो भी एनडीटी से रिलेटेड जो भी अलग अलग पोजीशन है उसी कंपनियां में ये लोग होते हैं। जैसे हम लोग भी मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, टैंक बन रहा है, तो अगर कोई क्लाइंट बोलेगा कि इसका एनडीटी उसको चाहिए, आरटी एक्सरे करा करके देना है या यूटी करा करके देना है, तो हम लोग खुद से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ये कंपनियां ऑथोराइज्ड होती है वो अप्रूव करने के लिए। इसीलिए थर्ड पार्टी कंपनी को कांटेक्ट करके और ये सब कराया जाता है। तो इसीलिए हर जगह पे गल्फ़ में, चाहे इंडिया में भी थर्ड पार्टी ये सब कंपनियां हैं जहां पे जो भी काम होता है टैंक का, पाइपिंग का, कोई भी वेल्डिंग का, तो वहाँ पे जो एनडीटी कराने के लिए आपको थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करना पड़ता है या
जो क्लाइंट है वो खुद थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करके और आपके पास भेजेगी, तो वो लगा करके वो चेक करते हैं और विटनेस करते हैं कि वेल्ड जॉइंट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो जनरली जो वेल्डिंग में डिफेक्ट होते हैं वही आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी को चेक करने के लिए ये एनडीटी किया जाता है। तो जो एनडीटी का मेन पर्पस ही होता है कि आपका जो जॉइंट है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो डिफेक्ट वगैरह कुछ होता है उसका भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, यानी जो डिफेक्ट मिला वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मतलब एक्सेप्टेड लिमिट में होना चाहिए। अगर उससे बाहर हो गया, लिमिट से बाहर हो गया, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो ये चारों मेथड है यही क्यों करना है। ये मतलब मैंने देखा है जितने ज़्यादा लोग हैं यही 4 कोर्स किए होते हैं और रिक्वायरमेंट यही 4 का ही आता है। तो आप ये स्टार्टिंग में कर लीजिए, बाद में आप जॉब कीजिए, जो जो आपको अलग से लगता है तो आप कीजिए। लेकिन ये 4 जो मेथड है, इसमें एक और 5वां होता है विजुअल टेस्टिंग। तो वीटी का सर्टिफिकेट लेने का आपको ज़रूरत नहीं है, बस जो मैंने 4 बताया वही लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो चारों मेथड है एनडीटी का, इसके बारे में थोड़ा बहुत इसका जो प्रिंसिपल होता है वो जान लेते हैं कि ताकि आपको लगेगा कि हाँ इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहला बात करते हैं पेनेट्रेंट टेस्टिंग। पेनेट्रेंट टेस्टिंग क्या होता है? ये जो इसका जो प्रिंसिपल है वो है कैपिलरी एक्शन पे ये काम करता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि फ्लो ऑफ लिक्विड इनटू नैरो स्पेस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। तो कोई भी लिक्विड होता है, कहीं पे नैरो स्पेस होता है, उसमें फ्लो करने का जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो ये काम कैसे करता है? तो मान लीजिए आप वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कोई भी डिफेक्ट सरफेस पे आता है, तो ये जो पेनेट्रेंट टेस्टिंग होता है ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे जो डिफेक्ट रहेगा, यानी ओपन टू सरफेस जो डिफेक्ट रहेगा उसी को पता कर सकता है। अंदर में कोई डिफेक्ट रहेगा वो इससे पता नहीं चलता है। तो मैं आपको एग्जांपल दे करके बता दे रहा हूँ। एक ऐसा मैं ड्राइंग बनाया हूँ, ये प्लेट हो गया और यहाँ पे मान लीजिए ये वेल्डिंग हो गया। वेल्डिंग में ये सब ब्लू कलर से मैंने, ये मान लीजिए क्रैक हो गया, ये मान लीजिए पोरोसिटी है, ये भी पोरोसिटी है, ये मान लीजिए स्लैग इंक्लूजन है। तो यहाँ पे जो क्रैक है यानी नैरो स्पेस यहाँ पे है, मतलब ब्रेक हुआ है इसका सरफेस पे। तो जब लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग में क्या होता है, एक पेनेट्रेंट होता है जिसको अप्लाई करते हैं पूरा इस वेल्ड एरिया पे, ये सरफेस पे जब लिक्विड आप अप्लाई करेंगे और कम से कम 8 मिनट के लिए इस पर छोड़ दिया जाता है। जब 8 मिनट हो जाएगा तो वो क्या होता है कि जहाँ जहाँ अगर सरफेस पे क्रैक या कुछ भी डिफेक्ट होगा, ओपन जो सरफेस से होगा उसमें वो लिक्विड चला जाएगा। बाद में हम लोग कॉटन क्लॉथ से पूरा जो वो लिक्विड है रेड कलर का होता है पेनेट्रेंट, उसको हम लोग रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद यानी उसको क्लीन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे डेवलपर अप्लाई करते हैं जो वाइट कलर का होता है। तो जब वो अप्लाई करेंगे और मान लीजिए ये क्रैक रहेगा तो इसमें वो नैरो स्पेस में चला गया रहेगा वो पेनेट्रेंट। तो अब जब आप वाइट कलर का डेवलपर इस पे बाद में जब अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रेड कलर ये फिर बाहर आएगा। तो बाहर जब आएगा तो यहाँ पे रेड कलर आपको दिख जाएगा, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिफेक्ट है। तो वही अब रहा बात की कैपिलरी एक्शन मतलब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेल्डिंग आपका उल्टा डायरेक्शन में है। यानी आप मान लीजिए कहीं पे नीचे आपका वेल्डिंग है, फिर भी आप अप्लाई करते हैं वो जो पेनेट्रेंट, तभी उसके अंदर चला जाएगा, यानी इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है। मतलब आप मान लीजिए आपका वेल्ड जॉइंट ऐसे फ्लैट है, आप डाल रहे हैं तो ग्रेविटी की वजह से जा सकता है, लेकिन जो कैपिलरी एक्शन है इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है। नैरो स्पेस में जो लिक्विड है वो आप नीचे से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। उसमें एक अलग अलग उसमें भी टेक्निक होते हैं, जैसे योक टेक्निक, प्रोड है, परमानेंट मैग्नेट है, अलग अलग उसमें टेक्निक होते हैं। तो जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट किया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। तो आपको मालूम होगा कि किसी भी मटीरियल में जैसे अगर आप मैग्नेटाइज करते हैं तो ये क्या होता है, ये है साउथ और ये नॉर्थ। तो जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो इसमें जब आप ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन जो है इसी को फ्लक्स बोला जाता है। तो कितने नंबर ऑफ लाइंस ये जो पास हो रहे हैं मटेरियल से। अब इसमें मान लीजिए आप पास कराते हैं और इसमें वेल्डिंग हुआ है, ये जो प्लेट है मान लीजिए इसमें वेल्डिंग हुआ है, कहीं पे भी कोई डिफेक्ट है, तो जब डिफेक्ट रहेगा यानी वहाँ पे मटेरियल थोड़ा सा
नहीं रहेगा। कोई भी क्रैक हो गया तो क्रैक मतलब मटेरियल में थोड़ा सा गैप हो गया, या कोई पोरोसिटी हो गया, या कोई लैक ऑफ फ्यूज़न हो गया, कोई भी डिफेक्ट हो गया तो वहाँ पे मटेरियल थोड़ा सा नहीं रहेगा, इसका मतलब डिफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फ्लक्स है वो लीक करेगा, यानी ये जो डायरेक्शन ऐसे जा रहा है सीधा सीधा साउथ से नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल क्या होगा, लीक होगा, तो इसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होकर फिर ऐसे ये जाएगा। तो उसी को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आयरन पाउडर का यूज़ करते हैं। तो जब आयरन पाउडर यहाँ पे डालेंगे तो जहाँ पे खाली जगह रहेगा, जहाँ पे डिफेक्ट रहेगा, वहाँ से लीक होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे वो आयरन पाउडर चला जाएगा, उस जगह को फिल करेगा ताकि ये मैग्नेटिक लाइन अपना सीधा रास्ता से जाए। तो इसी बेसिस पे ये काम करता है। अब बात करते हैं कि जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हो गया, ये किस बेस पे काम करता है। ये साउंड के फ्रीक्वेंसी, इसका जो प्रिंसिपल होता है साउंड के फ्रीक्वेंसी के बेस पे ये काम करता है। तो दोस्तों इसमें प्रोब्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें नॉर्मल प्रोब हो गया और एंगल प्रोब हो गया और टीआर प्रोब, ये 3 तरह का जनरली प्रोब का यूज़ किया जाता है, जिससे कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, इसमें भी आप जनरली इसमें अंदर का जो भी डिफेक्ट है वो पता कर सकते हैं। सरफेस डिफेक्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है अल्ट्रासोनिक में। और जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है ये भी जनरली सरफेस पे डिफेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये 6 mm थिकनेस तक भी पता कर लेता है। अब जो लास्ट है वो है रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग जो है ये आपको मालूम है कि ये एक्सरे और गामा रे के बेस पे ये काम करता है, यानी एक्सरे और गामा रे इस मटेरियल से पास कराते हैं और उसका फिल्म पे इसका जो पूरा इमेज बन जाता है और उसी को डेवलप करके लैब में निकाला जाता है। और जैसे आपका बॉडी का एक्सरे होता है सेम उसमें भी एक्सरे भी होता है, और जो गामा रे होता है वो थिकनेस पे डिपेंड करता है, कितना थिकनेस है तो एक्सरे करना है, कितना थिकनेस होगा उस प्रोसीजर के हिसाब से। तो ये जो 4 मेथड हैं ये बहुत ही मतलब अच्छा डिमांड है गल्फ़ कंट्रीज़ में, हर जगह पे, इंडिया में भी इसका अच्छा डिमांड है। अब रही बात कि ये कोर्स करके फ़ायदा क्या है। मान लीजिए आपने कोर्स कर लिया, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। जो लोग ऑयल एंड गैस में या मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, चाहे आप सुपरवाइज़र पे ही या मैकेनिकल इंजीनियर पे ही आपको काम करना है ऑयल एंड गैस में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यानी तो उसमें अगर आप ये कोर्स करते हैं आपके लिए ये नुकसान नहीं है। आपको पता चल जाता है कि जैसे क्या क्या टेस्टिंग रिक्वायर्ड है, आपको पहले से आप अवेयर हो जाते हैं। जैसे साइट पे आप आते हैं, आपको नहीं पता है कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, जब आप कोर्स कर लेते हैं ये सब आपको पता हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप सुपरवाइज़र पे या मैकेनिकल सिंपल साइट इंजीनियर पे भी जाते हैं, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ये कोर्स कर लेते हैं तो आपके लिए कोई मतलब आपके लिए वेस्ट नहीं है। ओके, तो ये कोर्स बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग ऑयल एंड गैस में, जो मैकेनिकल इंजीनियर है, जो लोग काम कर रहे हैं, तो कोई भी कर सकता है ये कोर्स। अब दोस्तों मैं इसमें एक और बात जो ऐड कर दे रहा हूँ कि ये कोर्स करने के बाद लेवल 2 आप पहले कर लिए, जो चाहे आप इंजीनियर भी है लेवल 2 कर लिए, आकर के सुपरवाइज़र पे काम कर रहे नॉर्मल साइट इंजीनियर, बाद में आपने लेवल 3 कर लिया। लेवल 3 नहीं मन है, आप क्यूसी में भी जा सकते हैं। आप क्यूसी में हैं, वेल्डिंग क्यूसी हैं, फिर भी आप एनडीटी लेवल 3 भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्यूसी का फील्ड है या एनडीटी का फील्ड है, ऐसा नहीं है कि आप क्यूसी में चले गए तो एनडीटी में नहीं जा सकते हैं। एनडीटी में जो हैं वो क्यूसी में नहीं जा सकते हैं। मल्टी सर्टिफिकेशन लोग कोर्स करके भी पैसे अर्न करते हैं कि आपके पास एनडीटी लेवल 3 भी है और क्यूसी का भी है, वेल्डिंग CSWIP 3.1 भी है। तो कभी एनडीटी में रिक्वायरमेंट आया उसमें भी आप जा सकते हैं, इसमें आया इसमें भी जा सकते हैं। बस आपका चॉइस पे डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। घर पे गए एक और कोर्स कर लिए, नहीं मर्जी है मत कीजिए, एक ही कोर्स करके आप पैसा कमाइए। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि उनको थोड़ा स्टडी करना पसंद है तो वो लोग जा करके बहुत सारा कोर्स किए रहते हैं। तो वो लोग एनडीटी डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, क्यूसी में भी करते हैं, वेल्डिंग में भी करते हैं, पेंटिंग में वाला क्यूसी में भी काम करते हैं, API वाला में भी करते हैं। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप पहले एनडीटी लेवल 2 करके और कैसे भी फोरमैन सुपरवाइज़र पे एंट्री मारिए। एंट्री मारने के बाद आपको गल्फ़ में जब आप आ जाएंगे, ऑयल एंड गैस में काम करेंगे, आप खुद ब खुद आपको पता चलते जाएगा, क्योंकि आप पता करते रहेंगे। आपको इस लाइन में अगर आप आ रहे हैं सुपरवाइज़र पे तो आप चाहेंगे कि एनडीटी में और आगे जाने के लिए बस वही लेवल 3 करना पड़ेगा, क्यूसी में जाना है तो क्यूसी का कोर्स करना पड़ेगा। ये सब सिंपल है, बस आपको पहले वही टारगेट है। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, आपका टारगेट होना चाहिए कि गल्फ़ में पहले आपको एंट्री करना चाहिए। एंट्री करने के बाद
आपको वन बाय वन सब कुछ समझ में आने लगता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत ही लंबा वीडियो होते जा रहा है, इसीलिए अभी ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।